नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश युद्धकाल में चल रहा है। युद्धकाल में सबसे ज्यादा झूठ से सावधान रहने की जरूरत है। एक झूठ चीन फैलाता है, एक झूठ देश में कुछ लोग फैला रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने चीन के झूठ का पर्दाफाश किया। कहा इंडियन आर्मी ने एलएसी पार नहीं की, गलवान भारत का है और चीन को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। देश में भी कुछ लोग सरकार के बारे में झूठ फैला रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 100 घंटे में प्रधानमंत्री ने क्या किया। हमने प्रधानमंत्री के पिछले 100 घंटे की टाइमलाइन खंगाली, रिसर्च की, प्रधानमंत्री के जितने प्रोग्राम हुए, प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहे। घर के अंदर चाइनीज वायरस को हराने की नई लाइन खींची गई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज आर्मी को पीछे धकेला गया। एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। क्राइसिस सिचुएशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 घंटे में कैसे हैंडल किया। बहुत लोग सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हों। मोदी के विरोधियों के जाल में मत फंसिए। मोदी ने क्या क्या किया, ये तब पता चलेगा जब रियल टाइम को बहुत गौर से देखेंगे। 100 घंटे में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। बीते 100 घंटे में प्रधानमंत्री करीब 300 मिनट तक जनता के सामने आए। एक तो नहीं, 15 बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की। 100 घंटे में प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, एक एक डिटेल आपको कुछ मिनट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटे पहले जो कहा, उसे गौर से सुनिए। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री के संदेश की संपूर्ण व्याख्या आपको तभी समझ में आएगी जब 100 घंटे की टाइमलाइन पर नजर रखेंगे। आज आपको पता चलेगा पिछले 100 घंटे में एक साथ मोदी के सामने कितनी सीरियस इशू थे। इस दौरान प्रधानमंत्री के होमवर्क और हार्डवर्क से चीन को कैसे लाइन पर लाया गया। पिछले 100 घंटे के दौरान चीन के खिलाफ हर लेवल पर लड़ाई लड़ी जा रही है। चीन को दंड देने वाली रणनीति बनाई। चीन का परमानेंट इलाज करने के लिए अर्थनीति, युद्ध नीति और कूटनीति से आगे की लड़ाई का ऐलान किया। बॉर्डर पर सेना का चक्रव्यूह तैयार है तो चीन के खिलाफ इंटरनेशनल घेराबंदी भी है। इस दौरान नरेंद्र मोदी के सामने सियासी विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र हित में ऑल पार्टी मीट से देश की टोटल लीडरशिप को भरोसे में लिया, लेकिन कुछ लीडर अलग अलग दुकान सजाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री कंफ्यूजन फैलाने वाले विरोधियों से भी निपट रहे हैं। इस दौरान मोदी के सामने असम में धधक रहे गैस के कुएं की आग बुझाने की टेंशन है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, देश और विदेश के एक्सपर्ट को फायर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सौंपी। मोदी के सामने देश में चाइनीज वायरस के बढ़ते संक्रमण का भी रण है। प्रधानमंत्री ने देश के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, इमरजेंसी प्लान समझाया। प्रधानमंत्री के सामने चाइनीज वायरस के चलते पैदा हुआ रोजगार का संकट भी है। प्रधानमंत्री ने गरीब को रोजगार मिले, इस 100 घंटे के दौरान इसका भी इंतजाम किया। मोदी के सामने डेवलपमेंट की फाइलें भी हैं।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में चल रहे कई विकास के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को पीछे धकेला। आज चीन लाइन पर है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री की रणनीति है। ये समझिए कि चीन के खिलाफ ऐलाने जंग करीब करीब हो गया है। ये युद्ध कई लेवल पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहला गियर एलएसी पर लगा दिया है। भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। दूसरा गियर इकोनॉमी के फ्रंट पर लग चुका है। एक दिन में चाइनीज ठेके रद्द होने की शुरुआत हो गई। आगे की बात प्रधानमंत्री से सुनिए। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो इसका जवाब है सिर्फ 100 घंटे प्रधानमंत्री ने चीन का शुद्ध इलाज कर दिया। प्रधानमंत्री ने चीन पर 6 बड़ी मीटिंग की। एनएसए और सीडीएस से विकल्पों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री को मोदी ने आगे का प्लान बताया। विदेश मंत्री से डिप्लोमेटिक चैनल पर बात हुई। वित्त मंत्री को मेक इन इंडिया का रोड मैप दिया। दुनिया के टॉप लीडर से प्रधानमंत्री की बात हुई। सर्वदलीय बैठक से सभी को भरोसे में लिया। खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है।
पूरा होमवर्क किया और फिर प्रधानमंत्री का एक्शन शुरू हुआ। चीन की इंटरनेशनल घेरेबंदी पूरी हो चुकी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लेकर रूस तक सब भारत के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन किया, चीन की हिमाकत की निंदा की। आपको यहां याद रखना होगा कि चीन और कनाडा के रिश्ते तल्ख हैं। चीन ने कनाडा के 2 नागरिकों को जासूसी के आरोप में पकड़ रखा है और तो और चीन और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। चीन की विस्तारवादी सोच से कनाडा भी परेशान है और वो चीन के नापाक प्लान से निपटने के लिए भारत के साथ खड़ा है। यानी प्रधानमंत्री के चक्रव्यूह में चीन पूरी तरह फंस चुका है। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन देश पे कुछ नेता कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, एलएसी पर सियासत कर रहे हैं। ये तब है जब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे चुके हैं, देश को गारंटी दे चुके हैं कि एलएसी पर सब कुछ ठीक है। आप प्रधानमंत्री को गौर से सुनिए, सियासत करने वालों की मंशा आपको समझ में आ जाएगी। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। प्रधानमंत्री का ये डायरेक्ट मैसेज चीन के लिए है और एलएसी पर भ्रांति फैलाने वालों के लिए। मोदी की बातों का सारांश यही है कि भारत चाइनीज आर्मी से भी निपट लेगा और चाइनीज वायरस से भी। प्रधानमंत्री ने 16 और 17 जून को देश के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, चाइनीज वायरस को भगाने का प्लान समझाया। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसी तरह निरंतर बल देना होगा। साथियों, कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है, ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। चाइनीज वायरस भागेगा, ये कंफर्म है और चाइनीज वायरस से खड़ा हुआ रोजगार का संकट भी जल्द दूर होगा। देश के अलग अलग राज्यों के 116 जिलों में प्रधानमंत्री ने गरीबों को काम मिले, इसका इंतजाम कर दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब
अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। गरीबों को रोजगार मिलेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और चीन को हराने के लिए जरूरी है भारत का आत्मनिर्भर बनना। आज प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर जुटे हैं, चाहे डेवलपमेंट हो, प्रोटेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखना हो, चाइनीज साजिश हो, चाइनीज वायरस हो, या फिर असम के कुएं में लगी आग हो, प्रधानमंत्री 24 घंटे अलर्ट हैं। बहुत लोग ऐसे में सवाल उठा रहे हैं कि गलवान पर सेना कुछ क्यों नहीं कर रही है। आज गलवान पर एयरफोर्स चीफ ने 3 मिनट में सब कुछ साफ कर दिया कि सेना हर मोर्चे पर तैनात है। गलवान में जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एयरफोर्स चीफ को आज आपको जरूर सुनना चाहिए। आसमान में परवाज भरते, अपने कर्तव्य से दुश्मन की आंख को निस्तेज करते, आकाश की बुलंदियों से सतह के सिर्फ 200 मीटर करीब तक जाते, ये हिंदुस्तान की आन बान शान वायु सैनिकों का जलवा है। जिनकी वीरता, बहादुरी और आक्रमण की क्षमता पूरा देश सलाम करता है, क्योंकि इनके दम से ही रोशन है हिंदुस्तान का आसमान। गलवान में कायराना करतूत करने वाली ड्रैगन आर्मी हिंदुस्तान के सूरमाओं का रिहर्सल अच्छी तरह देखती, क्योंकि ये जब मैदान में होंगे तो गलवान की तरह ही 20 के बदले 43 मार गिराएंगे। ये वही हैदराबाद की जमीन है जहां 2 दिन पहले गलवान घाटी में जिनपिंग आर्मी की झड़प के दौरान कर्नल संतोष बाबू शहीद होकर तिरंगे में लिपटे अपने गांव पहुंचे। आज उसी जमीन से इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को खुली चेतावनी दी है। प्लीज जॉइन मी इन पेइंग ट्रिब्यूट्स टू कृपया कर्नल संतोष बाबू और उनके बहादुर लोग जिन्होंने गलवान घाटी में LAC का बचाव करते हुए बलिदान दिया को श्रद्धांजलि देने में मेरे साथ शामिल हों। ये चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। The sovereignty of our country at any cost. एयर मार्शल भदौरिया ने हिंदुस्तान का इरादा साफ कर दिया है। चीन ने गलवान में जो किया उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन हड़पने की चाइनीज कोशिश को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज 24/7 मैदान में चीन के सैनिकों का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all हमारे times. क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बताते हैं कि हमारी सेना को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना है। लद्दाख में LAC पर जो कुछ हुआ है वो इस बात का उदाहरण है कि हमें कम से कम समय में किन हालातों के लिए तैयार रहना है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत और एग्रीमेंट के बाद भी चीन ने जो किया, हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि LAC पर विवाद का समाधान शांति से होगा, लेकिन ये बात साफ है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गलवान के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है, एयर मार्शल भदौरिया ने इसका एग्जाम्पल देकर चीन को बता दिया। ये बता दिया कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर भी हमारे रणबांकुरे मैदान फतह करने की कला में दक्ष हैं। वो चाहे जमीन से हो या समंदर में हो या आसमान में।
जाहिर है तब एयरफोर्स का इसमें बड़ा रोल होगा। वायुसेना ने चीन सीमा पर हाई अलर्ट के साथ अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। लेह लद्दाख के इलाकों में वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू जेट सुखोई, जैगुआर के साथ मिग विमान और अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के सभी एयरफोर्स बेस हाई अलर्ट पर हैं। यहां वायुसेना के लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर हाई अलर्ट मोड में हैं। थल सेना पहले ही लेह लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल और उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती को बड़ी संख्या में बढ़ा रही है। नौसेना भी हिंद महासागर में हाई अलर्ट मोड में है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। यानी हिंदुस्तान ने इरादा जता दिया है, सेना हर पल सजग, सावधान और सचेत है। हाई अलर्ट मोड ऑन है। इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। इसलिए आपको इस वक्त भारत के 4 सबसे मजबूत फाइटर और उनकी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। उसके बाद दिखाएंगे चीन कहां मार खाएगा, यानी उसकी कमियां क्या हैं। लद्दाख में लेह एलएसी पर ऑपरेशन के दौरान फ्रंटलाइन एयरबेस बन जाएगा। अभी यहां मिग-29 तैनात कर दिए गए हैं। मिग-29 को अपग्रेड करके अब मल्टी रोल फाइटर बना दिया गया है, यानी ये एयर कॉम्बैट के साथ जमीनी हमले भी अंजाम दे सकता है। ये दुनिया का बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है। अब चलते हैं अंबाला। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से ये हिमाचल और उत्तराखंड पर एलएसी का ख्याल रखेंगे। जैगुआर पहाड़ों के बीच और घाटियों के बीच उड़ान भरते हुए दुश्मन के अड्डों पर अटैक कर सकता है। इस दौरान नीची उड़ान भरने से ये रडार से भी बचा रहता है। और अब देखिए भारत का सुपर फाइटर। उत्तर प्रदेश में बरेली एयरबेस, यहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से सुखोई उड़ान भरने के बाद एलएसी के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। सुखोई एलएसी के अंदर रहते हुए चीन की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी रेंज, इसका रेडार और इससे दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। वहीं गोरखपुर में तैनात जैगुआर यहां से तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री बेस पर अटैक कर सकता है। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ें तो सिक्किम को महफूज रखने के लिए हाशिमारा एयरबेस है। हाशिमारा एयरबेस में ऑपरेशंस के दौरान मिराज जैसे विमान तैनात किए जा सकते हैं। मिराज 2000 विमान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और यह भारत का सबसे भरोसेमंद जहाज माना जाता है। इसका मुकाबला चीन के J-10 जैसे विमानों से होगा और मिराज जिस तरह का फाइटर है, ये J-10 को आराम से हरा देगा। वहीं असम में तेजपुर और छबुआ बेस पर सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को चीन से महफूज रखेंगे। ये सभी एयरबेस ऐसे हैं कि चंद मिनटों की उड़ान के बाद ये विमान एलएसी तक पहुंच जाएंगे। इस बात का इशारा एयर चीफ ने कर दिया है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain. हमारे क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य ये बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क रहते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हुआ वो एक छोटी सी तस्वीर है।
हम छोटे नोटिस पर इससे भी अधिक को संभालने को तैयार हैं। सैन्य वार्ता के दौरान समझौतों के बाद अस्वीकार्य चीनी कार्रवाई और जान माल की हानि के बावजूद ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं कि एलएसी में मौजूदा स्थिति को शांति से हल किया जाए। लेकिन इसके साथ ही ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम किसी भी हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। Well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. भारत की एयरफोर्स चीन से पहले एलएसी तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को एलएसी तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने एलएसी के पास कई एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव किया है। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। यह है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इसके अलावा एलएसी के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फुकचे और न्योमा में भी हवाई पट्टी है और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते हैं। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में यह बड़ा रोल निभाएगा। 17 जून को एयर चीफ मार्शल भदौरिया लेह पहुंचे थे और 18 जून को श्रीनगर का दौरा किया था, क्योंकि एलएसी के आसपास पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से एलएसी के करीब पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्द फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-13 OJ हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। यानी भारत को वायुसेना की ताकत में भी चीन पर बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। अगर युद्ध होता है तो भारत चीन पर आसमान में कैसे भारी पड़ सकता है। दोनों देशों की वायुसेना की ताकत देखकर इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। चीनी वायुसेना PLA-AF में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बनाए हैं। भारत को जल्दी 4 रफाल जेट विमान हासिल होंगे। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। यानी कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ पर भारत का। लेकिन जहां तक गलवान जैसे इलाकों की बात है तो भारत इस फ्रंट पर बेहद मजबूत है और हिंदुस्तान युद्ध के हालात होने पर कितना तैयार है, एयर चीफ मार्शल भदौरिया की ये बयान उसके गवाह। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा कल होने वाला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। कुछ ज्योतिषाचार्य तो कह रहे हैं कि 900 साल बाद यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 900 साल बाद भारत में दिखेगा, जो वलयाकार होगा। भारत में कई जगहों पर देखा जाएगा। खगोल शास्त्री भी इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में इस सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो चौंकाने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं, जिसमें इसे भारत और चीन के मौजूदा तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, उसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। वही हालात,
वही तनाव, वही ग्रह दशा। जैसे 58 साल पहले थी, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। चीन के विश्वासघात ने 33 सैनिकों की जान ले ली। 58 साल बाद फिर एक संघर्ष में हिंदुस्तान के 20 शूरवीर शहीद हो गए। जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ वैसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। युद्ध के मुहाने पर एक बार फिर से हिंदुस्तान और चीन खड़े हैं। मौजूदा टेंशन के लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि सब ग्रह दशा का खेल है और इन हालात के जिम्मेदार पिछले 30 दिन के भीतर लगने वाले 3 ग्रहण हैं, जिनमें एक ग्रहण चंद्र ग्रहण है। 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण, 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई चंद्र ग्रहण। मैंने कहा था कि 1962 का जब युद्ध चीन के साथ हुआ था, उस समय इसी प्रकार के गोचर में ग्रह चल रहे थे, तो भयंकर युद्ध हुआ था और चीन में 5 करोड़ 60 लाख व्यक्ति भुखमरी से मारे गए थे। उसके बाद इस प्रकार के फिर स्टार इसी प्रकार का ग्रहण 1971 में हुआ था, जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उसी प्रकार के स्टार इस समय भी चल रहे हैं और इसी प्रकार का ग्रहण भी चल रहा है। 1962 का युद्ध जब चीन के साथ हुआ था, उस वक्त इसी प्रकार के गोचर ग्रह में चल रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ था। चीन में 5 करोड़ 60 लोग भुखमरी से मारे गए। वैसा ही सितारे इस वक्त भी बता रहे हैं, लेकिन सवाल नतीजों का है। आपके जहन में यह सवाल कौन रहा होगा कि अगर ग्रह दशा एक है, अगर युद्ध होगा तो नतीजे भी क्या वैसे ही होंगे? एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट एस्ट्रो गुरु आचार्य इंदु प्रकाश का क्या कहना है, जरा सुनिए। इस ग्रहण का प्रभाव 2 जगहों पर खास होगा। देखिए, एक तो ग्रहण पथ शुरू होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से, और ये ग्वादर बलूचिस्तान होता हुआ, ये देहरादून जोशीमठ होता हुआ, तिब्बत पार करता हुआ चीन के में जाएगा और चीन में ही गुआम प्रांत में एंड होगा, वियतनाम के पास। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये होगा कि इस ग्रहण के बाद चीन के विखंडन का रास्ता, यानी चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इस बार भी 1962 की तरह ही 3 ग्रहण लग रहे हैं, लेकिन असल में इस बार चीन पर ग्रहण है। स्थिति काफी डिफरेंट है। हिंदुस्तान से भिड़ा तो चीन का गेम ओवर हो जाएगा और ये सूर्य ग्रहण सबसे खतरनाक साबित होगा। इस बार हालात 1962 जैसे बिल्कुल भी नहीं है, रादर उससे काफी विपरीत हैं, उससे काफी डिफरेंट है। अभी जो हालात हैं, जो प्लैनेट अर्थ पर आप देखिए, जो शनि का मूवमेंट है इस समय मकर राशि में, वो उसके ठीक 7th आप देखो, कर्क राशि के थोड़ा सा ऊपर। तो चीन का पर उसका बड़ा गहरा असर रहेगा। और 2000 साल पहले जब चीन, मौजूदा चीन का गठन हुआ था, उससे उसकी अगर आप गौर करें तो अब उसके दी एंड का समय आ गया है, यानी कि अब चीन को टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाना चाहिए, वो समय आ गया है। और ये ग्रहण उसके ताबूत की एक मजबूत कील साबित होगा। आखिर इस सूर्य ग्रहण को चीन के लिए घातक क्यों बताया जा रहा है, उसे समझने के लिए 1962 और 2020 में लगने वाले तीनों ग्रहणों की चाल को ज्योतिष विज्ञान की कसौटी पर परखना होगा। ये सूर्य ग्रहण दूसरे सूर्य ग्रहण से अलग है। इससे ठीक पहले एक चंद्र ग्रहण था, 15 दिन पहले पहला चंद्र ग्रहण था और 15 दिन बाद दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के समय बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं। बताया जा रहा है कि 1962 में भी ऐसे 3 ग्रहण हुए थे। 58 साल पहले 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15-16 अगस्त की आधी रात चंद्र ग्रहण हुआ था। उस साल भी भारत चीन में युद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद 1 सितंबर 1962 को ईरान में भारी भूकंप आया। और ये जो ग्रहण है, ये 99.4% इसकी विजिबिलिटी है, दिखाई देगा। जब कोई ग्रहण, सूर्य ग्रहण 99% दिखाई देता है तो वो बहुत ज्यादा अलग होता है और खतरनाक भी होता है। इसके रिजल्ट 1 महीने से लेकर के 6 महीने के भीतर घटित होते हैं।
और स्पेशल ये इसलिए भी है कि मिथुन राशि क्रूर राशि है, उसके ऊपर इस ग्रहण का घटित होना होगा। एस्ट्रोलॉजर्स की गणना में मौजूदा हालात के लिए 30 दिन के ये 3 ग्रहण जिम्मेदार हैं, लेकिन विज्ञान इस तर्क को नहीं मानता। एस्ट्रोनॉमी के जानकार सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना मान रहे हैं। इसका कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी चांद से छिप जाती है। रात 9:15 बजे से ग्रहण का सूतक काल शुरू। 21 जून को सुबह 10:20 पर ग्रहण शुरू। दोपहर 1:38 तक पूर्ण ग्रहण दिखेगा। कुछ देर के लिए हल्का सा अंधेरा छाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण एक जैसा नहीं दिखाई देगा। सिरसा, कुरुक्षेत्र, राजस्थान के सूरजगढ़, उत्तराखंड के देहरादून और चमोली में पूरी तरह कंगन या वलयाकार देखा जा सकता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह आंशिक ही दिखाई देगा। देश की राजधानी दिल्ली में ग्रहण के समय सूर्य का 95% हिस्सा कटा हुआ दिखाई देगा, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह ग्रहण 78% दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे भारत में ये आंशिक ग्रहण ही है, इसलिए इसको कोरी आंख से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्सुकतावश लोग इसको देर तक देखने लगते हैं, तो जो कि आंख के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इस सारे देश में एक ऐसी पट्टी है जहां से इस ग्रहण को वलयाकार रूप में देखा जा सकेगा। वलयाकार ग्रहण का अर्थ ये है कि चंद्रमा अपने आकार से सूर्य को पूरी तरह से पूर्णता की स्थिति में नहीं ढक सकता है, तो सूर्य का एक चमकदार रिम सा हमको बाहरी हिस्से में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको वलयाकार ग्रहण कहते हैं। रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं और कंकण ग्रहण। सूर्य ग्रहण को लेकर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के अलग अलग तर्क हैं। सच्चाई ये है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जिसे आप वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों नजरिए से देख सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि ग्रहण को खुली आंखों से देखना नहीं है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात का कोरोना